अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट हैं, उन्होंने अपनी ये वाली पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग अपनी पोएटिक कलेक्शन न्यू हैम्पशायर के अंदर शाया की थी। और ये वाली पोएम जैसे कि उनकी बाकी दूसरी पोएम्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, ये वाली पोएम भी उन्हीं में से एक है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस है और काफ़ी लेवल्स पे पढ़ाई जाती है, छोटे लेवल पे भी पढ़ाई जाती है, बड़े इवन मास्टर्स लेवल तक या उससे ऊपर भी पढ़ाई जाती है ये पोएम। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको प्रॉपर्ली। और स्टैन्ज़ा से पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बताती चलूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के अंदर जो स्पीकर रखा है, जो स्पीकर है मतलब ये जो सारी पोएम है जो वो बोल रहा है बंदा, जो स्पीकर है वो एक हॉर्स बैक पे ट्रैवल कर रहा है, घोड़े पे बैठा हुआ है और वो किसी ऐसे एरिया से गुज़र रहा है जहाँ इर्द-गिर्द दरख्त हैं, जंगल हैं और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। बर्फ़बारी हो रही है काफ़ी ज़्यादा और वो उस एरिया से गुज़र रहा है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। "Whose woods these are I think I know." वो कह रहा है कि वुड्स बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश के अंदर कहते हैं फॉरेस्ट को यानी कि जंगल को, मतलब जहाँ वुड्स लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ सिर्फ लकड़ियाँ मतलब नहीं होगा, बल्कि पूरा जंगल का मतलब वहाँ पे आता है अमेरिकन यूजेज के अकॉर्डिंगली। तो वो कह रहा है कि मैं शायद जानता हूँ कि ये फॉरेस्ट किसका है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, उसका घर गाँव में ही होगा या गाँव में ही है। मतलब ये जो है, जो स्पीकर है वो अपने आइडिया का इज़हार कर रहा है कि शायद उसका जो घर है वो वहीं होगा विलेज में और वो शायद जो ये जिसका जंगल है, जो इसका मालिक है, शायद मैं उसको जानता हूँ। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे यहाँ पे रुका हुआ नहीं देखेगा। तो इससे यहाँ में ये शो होता है कि वो अपने घोड़े पे जा रहा था, तो अब वो घोड़े पे ही बैठा-बैठा रुक गया है और वो देखने लग गया है ये जंगल वगैरह के नज़ारे। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, तो वो कह रहा है कि मुझे वो नहीं देखेगा यहाँ पे खड़ा हुआ, और क्या कर रहा है वो यहाँ पे खड़ा होके, वो वहाँ पे पूरे जंगल में बर्फ़बारी होती और बर्फ़ से जंगल को ढकता हुआ देख रहा है। इतनी बर्फ़बारी हो चुकी है कि जंगल जो है वो पूरा मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढकता जा रहा है और वो उसको देख रहा है। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ दिखती है, 2 वर्ड्स जो कि वुड्स और स्नो, ये शो करते हैं विज़ुअल इमेजरी को। इमेजरी होता है एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस या ऐसी पोएटिक डिवाइस जिससे जो पोएट है वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करे कि हमारे ज़हन में तस्वीरें बनें। इमेज से वर्ड निकला इमेजरी, हमारे ज़हन में तस्वीरें बनें। और ये विज़ुअल इमेजरी क्यों है? क्योंकि ये ऐसी तस्वीर बन रही हैं हमारे ज़हन में जो कि हमारे देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, वुड्स और स्नो की वजह से हमारे ज़हन में एक तस्वीर खिंच रही है उस पूरे सीन की, तो ये विजुअल इमेजरी है। एक और लिटरेरी डिवाइस जिसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कहते हैं सेम साउंड की रेपिटेशन को और सेम कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन को। अब आप लोगों को ये यहाँ पे हो रहा होगा कन्फ्यूजन कि एलिट्रेशन भी तो वही चीज़ होती है, बट एलिट्रेशन कहते हैं, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स में एक बेसिक डिफरेंस है, वो ये है कि एलिट्रेशन जो है वो बिगिनिंग साउंड्स की रेपिटेशन है। जैसे कि हुज वुड्स है, अगर इनके स्टार्टिंग में सेम साउंड आती होती, स्टार्टिंग में लाइक जो बिगिनिंग लेटर है उसकी सेम साउंड हो तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट्स है वो किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड की, चाहे वो बीच में आए या वो शुरू में आए या एंड में आए, उसकी रेपिटेशन को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो टू, जो आखिरी लाइन है, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, यहाँ पे डब्ल्यू साउंड की जो है वो रेपिटेशन हो रही है, तो इसको हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। हुज वुड्स को हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हुज में डब्ल्यू की तो आवाज़ ही नहीं आ रही, ठीक है, वो एच की आवाज़ दे रहा है। अगला है एजोनेंस। अगली लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है वो एजोनेंस है। एजोनेंस कहते हैं रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड को। कॉन्सोनेंट साउंड की बात नहीं हो रही, ये फ़र्क है कॉन्सोनेंस और एजोनेंस में कि वावल साउंड, तो कौन सी वावल साउंड या कौन से वावल की रेपिटेशन हो रही है? ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर में हमें ई की काफ़ी ज़्यादा रेपिटेशन नज़र आती है, तो यहाँ पे एजोनेंस है। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट स्टैंजा समझ आ गया होगा। तो सेकंड स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, क्वेयर का मतलब है स्ट्रेंज या ऑड, अजीब, मैंने सामने लिखा भी हुआ है। टू स्टॉप विदाउट फार्म हाउस नियर, वो यहाँ पे कह रहा है कि जो मेरा छोटा सा घोड़ा है उसको ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, यकीनन उसको ये बात अजीब लग रही होगी कि मैं यहाँ पे रुक गया हूँ जहाँ पे कोई फार्म हाउस ही नहीं है करीब। इससे ये शो होता है कि ये लाजमी तौर पे ये जो स्पीकर है कि पहले किसी ऐसे एरियाज में रुका करता होगा जहाँ पे फार्म हाउस करीब हो ताकि उसका घोड़ा थोड़ा रेस्ट कर ले, कुछ खा पी ले। लेकिन यहाँ अब वो जिधर रुक गया वहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है करीब, तो उसको यकीन है कि उसके घोड़े को भी ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी कि हम यहाँ पे क्यों रुक गए जबकि कोई फार्म हाउस ही करीब नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मतलब एक घोड़ा सोच रहा होगा। अब यहाँ पे एक और लिटरेरी डिवाइस का भी इस्तेमाल किया गया है, वो है एन्जेम्पमेंट की। एन्जेम्पमेंट कहते हैं कि एक पोएटिक लाइन से दूसरी पोएटिक लाइन में बात चली जाए
और उसका मीनिंग भी दूसरी पोएटिक लाइन तक चला जाए और बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल ना हुआ हो। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं इन तीनों लाइन्स के अंदर फर्स्ट 3 लाइन्स, इस स्टैंजा की 4 लाइन्स है ना टोटल, तो 3 लाइन्स जो हैं उनके अंदर इंजम्बमेंट का इस्तेमाल है। जैसे यहाँ से लिखा है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, लाइन खत्म हो गई है बट बात खत्म नहीं हुई। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, ठीक है, अब यहाँ पे जाके हमारी बात जो है तकरीबन खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी मीनिंग अगली लाइन तक भी कन्वे हो रहा है, लेकिन बेसिकली इंजम्बमेंट फर्स्ट 2 लाइन्स के अंदर आ रही है। तो आगे भी कहीं ना कहीं इंजम्बमेंट आएगी तो वहाँ पे भी हम जिक्र इसका कर लेंगे। और पंक्चुएशन का आपने ध्यान रखा कि क्वेयर के बाद अगर कोई कॉमा लगा होता तो हम इसको इंजम्बमेंट ना कहते, क्योंकि वहाँ पंक्चुएशन मार्क होता, बट यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क भी नहीं है और बात अगली लाइन तक जा रही है, तो इसको हम इंजम्बमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे थर्ड लाइन की तरफ आते हैं, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। अब वो कहाँ रुका है? बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, यानी कि जंगल के और एक जमी हुई झील के दरमियान वो रुक गया। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, अब ये जो लाइन है ये अलग मीनिंग रखती है, फर्स्ट 3 लाइन्स अलग तरफ हैं और ये अलग तरफ है। तो फर्स्ट 3 लाइन्स के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि घोड़ा यकीनन अजीब समझ रहा होगा कि मैं इधर आके रुक गया हूँ जहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है करीब, और क्या एक तरफ जंगल है, क्या एक तरफ जमी हुई झील है, हम यहाँ पे रुक के क्या करेंगे। तो ये जो पूरा है ये विजुअल इमेजरी है, बेसिकली जो वुड्स हैं और जो फ्रोजन लेक है ये दोनों विजुअल इमेजरी का पार्ट हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग में इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं उस सीन के। ठीक है, यकीनन आप लोगों को पढ़ते वक़्त या सुनते वक़्त आपके ज़हन में वो जमी हुई झील बन रही होगी या वो जंगल बन रहा होगा बर्फ़ से ढका हुआ, तो ये विजुअल इमेजरी है। लास्ट लाइन जो है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, यहाँ पे जो डार्केस्ट इवनिंग है हम उससे 2 मतलब ले सकते हैं। जो फर्स्ट मतलब है, जो फर्स्ट मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग जो है डार्केस्ट इवनिंग से मुराद हो सकता है विंटर सॉल्स्टिस, जो कि 21st या 22nd ऑफ दिसंबर होती है। ये वो दिन होता है जिसमें इवनिंग बहुत डार्क होती है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, क्योंकि जो दिन है वो काफ़ी शॉर्ट होता है और रात बहुत लंबी होती है, और रात इतनी लंबी होती है कि बहुत जल्दी ही अंधेरा हो जाता है और वो अंधेरा काफ़ी डार्क होता चला जाता है जो रात आगे गुजरती जाती है। तो दिन में जो डे लाइट आवर्स होते हैं जिनमें सूरज की रोशनी होनी होती है वो टाइम बहुत कम होता है। तो इसलिए वो इसको भी डार्केस्ट इवनिंग, इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वो 21st या 22nd ऑफ दिसंबर की बात कर रहे हैं, जब ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और जब इवनिंग भी बहुत डार्क होती जा रही थी। या दूसरा मीनिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं कि पोइट्स मेंटल स्टेट, यानी कि पोइट अपने इमोशनल या मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं कि वो मेंटली तौर पे बहुत डार्क फील कर रहा है। अभी हम यहाँ पे सोचेंगे कि अच्छा खासा सीन उसको देखने को मिल रहा है, तो मेंटली तौर पे डार्क क्यों फील कर रहे हैं यहाँ वो? तो इसका रीज़न ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, अभी उसने ऊपर थोड़ा बहुत रीज़न बताया, आगे भी वो बताएगा। ऊपर के मुताबिक जो ऊपर उसने 2-3 लाइनों में बात की, वहाँ पे उसने कहा कि मेरे घोड़े को यकीनन अजीब लग रहा होगा कि हम यहाँ पे रुक क्यों गए हैं। तो मतलब अब वो ये सोच रहा है कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घोड़े को अजीब लग रहा है तो मुझे शायद जाना पड़े। तो इससे ये मुराद है कि कभी-कभी हम लोग अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं, मतलब हमें कोई करने का कुछ करने का दिल करता है बट हम वो चीज़ छोड़ देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि दूसरे लोगों को कहीं अजीब ना लगे या दूसरे लोगों को बुरा ना लगे। तो तब हमारा जो मेंटल स्टेट होता है वो बहुत कन्फ्यूज़्ड होता है, बहुत डार्क होता है। तो वो यही बात यहाँ पे की गई कि पोएट का मेंटल स्टेट भी बहुत कन्फ्यूज़्ड है, बहुत डार्क है। उसका रीज़न यही है कि वो सोच रहा है कि मैं तो यहाँ खड़ा रहना चाहता हूँ बट घोड़े को अजीब लगेगा तो शायद मुझे जाना पड़े। तो इसीलिए पोएट एक कन्फ्यूज़्ड मेंटल स्टेट में चला गया। तो इसी को हम डार्केस्ट इवनिंग से जो है वो सिंबलाइज़ कर सकते हैं। थर्ड स्टैंजा की तरफ आते हैं तो वो है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। हार्नेस कहते हैं घोड़े के कंट्रोल के लिए, जो हम उसको पूरी रस्सियाँ बांधते हैं वो हार्नेस होती हैं कंट्रोल के लिए। तो हार्नेस बेल्स वही हैं जो लोग अपनी उन्हीं कंट्रोल वाली रस्सियों के साथ एक घंटी बांध देते हैं ताकि अगर घोड़ा मूव करे तो हमें पता लगे उसकी मूवमेंट का। तो वो कह रहे हैं कि घोड़ा जो है वो अपनी हार्नेस बेल्स को एक शेक देता है, एक झटका देता है, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि क्या हमसे कोई गलती हो गई है या क्या हम गलत कर रहे हैं इधर रुक के, या हम इधर क्यों रुक रहे हैं, ये पूछने के लिए। तो यहाँ पे जो टू आस्क वाली बात है वो पर्सोनिफिकेशन के अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि पर्सोनिफिकेशन जो है वर्ड पर्सन से निकला है, यानी कि ह्यूमन लाइक फीचर्स, ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी दूसरे को देना। अब वो यूजुअली जो होता है पर्सोनिफिकेशन वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है कि अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग फीचर्स दे दें, बट यहाँ हॉर्स इटसेल्फ एक लिविंग बीइंग है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कहेंगे कि उसको आदमियों जैसे या इंसानों जैसे फीचर्स दे दिए गए हैं। देखें, टू आस्क, पूछना, कोई जानवर किसी इंसान से आके कुछ पूछ तो नहीं सकता, तो यहाँ पे हॉर्स के लिए उसने टू आस्क का वर्ड इस्तेमाल किया, तो वो इंसानों जैसा फीचर है, तो इसलिए हम उसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। अब यहाँ बात क्या है कि वो कह रहा है कि घोड़ा जो है वो अपनी बेल्स को उसने एक झटका दिया, और उसका झटका देने का मकसद ये था ताकि वो मुझसे पूछे कि हम यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं, क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई जो हम इधर रुके हुए हैं। तो
यहाँ इस बात से ये हमें ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे घंटी की आवाज़ आई है, मतलब उस पीसफुल सीन के अंदर एक घंटी की आवाज़ आई है। दूसरी आवाज़ कौन-सी है वो आगे बता रहा है। "द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईज़ी विंड एंड डाउनी फ्लेक।" तो वो कह रहा है कि दूसरी जो आवाज़ थी, दी ओनली अदर साउंड, इसके अलावा सिर्फ एक और आवाज़ थी, वो क्या थी? स्वीप ऑफ ईज़ी विंड। स्वीप कहते हैं जैसे अ, फेरने की आवाज़, जैसे झाड़ू फिरने की आवाज़ होती है, वैसी किस चीज़ के फिरने की आवाज़ थी? हवा के चलने की आवाज़ आ रही थी। ईज़ी विंड एंड डाउनी फ्लेक, फ्लेक की मैंने साइड पे एक ग्राफिक इमेज भी लगाई हुई है ताकि आप लोगों को पता लग जाए। फ्लेक बेसिकली कहते हैं जब बर्फ़बारी हो रही होती है, बर्फ़ बहुत नरम-नरम जो है वो रुई की तरह वाली एक शेप, एक फॉर्म में गिर रही होती है, उसको हम फ्लेक कहते हैं। यूजुअली कार्टून्स और एनिमेशंस में ये वाला फ्लेक यूज़ होता है, जो इमेज मैंने बनाई, तो इसलिए मैंने बना ली ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट 2 जो लाइन्स हैं और जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, फर्स्ट लाइन जो है वो शेक पे ख़त्म हो रही है और सेकंड लाइन टू से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी एन्जेम्बमेंट हमें देखने को मिलती है क्योंकि मीनिंग फर्स्ट लाइन में ख़त्म नहीं हुआ था, वो सेकंड लाइन तक गया है। और इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ लाइन में भी हमें सेम एन्जेम्बमेंट देखने को मिलती है क्योंकि स्वीप पे मीनिंग ख़त्म नहीं हुआ, ऑफ से मीनिंग या बात कंटिन्यूड है जो कि फोर्थ लाइन तक जा रही है। तो दोनों फर्स्ट 2 में भी और लास्ट 2 में भी एन्जेम्बमेंट का लिटरेरी डिवाइस शामिल है। इसके अलावा एक और लिटरेरी डिवाइस जो इस्तेमाल हुई है वो कॉन्सोनेंट्स की है। कॉन्सोनेंट्स कहाँ इस्तेमाल हुई है? कॉन्सोनेंट्स ऑफ एस हमें देखने को मिलती है और थ्रू आउट द स्टैंजा। आप देखें, गिव्स में है, हिज में है, हार्नेस में है, बेल्स में है, शेक में भी एस आ रहा है, उसके अलावा सेकंड थर्ड और फोर्थ लाइन में भी आ रहा है एस। और एक और बात यहाँ सोचने की है, वो ये है कि हॉर्स का ही एनिमल क्यों इस्तेमाल किया गया? कोई और भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो ये है कि चलो हॉर्स राइडिंग के काम आता है काफ़ी और पुराने ज़मानों में हॉर्स राइडिंग ही की जाती थी, बट और चीज़ों पे भी तो राइड कर सकता था। कुछ और एनिमल का इस्तेमाल हो सकता था, कैमल हो सकता था, डंकी हो सकता था या कोई और हो सकता था, तो हॉर्स ही क्यों? तो हॉर्स जो है वो सिंबल है ऑफ फ्रीडम एंड करेज, यानी कि आज़ादी का सिंबल है, बहादुरी का सिंबल है। इसके अलावा दूसरा जो है कि हॉर्स इज़ एन इंट्यूटिव बीइंग परसीविंग व्हेन एंड हाउ टू रिएक्ट, यानी कि हॉर्स जो है वो एक ऐसा अक्लमंद, एक ऐसा दानिश किस्म का फिगर समझा जाता है कि जिसको पता होता है कि कब किस तरह से रिएक्ट करना है और कब किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो हॉर्स इसीलिए यूज़ किया गया यहाँ पे कि हॉर्स को ये अंदाज़ा हो गया कि यार ये कोई यहाँ पे कुछ ठीक बात नहीं है। इसीलिए उसने झटका दिया अपनी बेल्स को अपने मालिक से पूछने के लिए कि हम यहाँ पे क्यों रुके हैं? मतलब क्या मकसद क्या है हमारे यहाँ रुकने का? तो ये जो है वो बात है और अब 4th स्टैन्ज़ा में हमें आगे जाके बेसिक मेन थीम पता लगेगा कि हॉर्स ने ऐसा क्यों किया। तो 4th स्टैन्ज़ा देखते हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। अब जो पोएट है वो कह रहा है, जो स्पीकर है वो कह रहा है कि वुड्स जो हैं, जो फॉरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, डार्क भी है और डीप भी है, बट खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा वादे हैं निभाने के लिए। अब यहाँ वादों से क्या मुराद है? वादों से मुराद है ड्यूटीज़। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको मैंने निभाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, हमें कॉन्सोनेंट्स ऑफ डी नज़र आती है फर्स्ट लाइन में, द वुड्स एंड लवली डार्क एंड डीप में हमें कॉन्सोनेंट्स ऑफ डी मिलती है। आपको दिख रहा होगा कि डी साउंड कितनी ज़्यादा आ रही है। उसके अलावा प्रोमिसेस का मैंने आपको बता दिया और लास्ट लाइन जो है वो थर्ड और फोर्थ सेम लाइन है, रिपीट की गई है। इस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रेन। रिफ्रेन का मकसद होता है उस बात पे एम्फसाइज़ करना, उस पे ज़ोर देना, एक ही बात को 2 बार करना, एक ही लाइन को 2 बार लिखना। ये रिफ्रेन होता है, लिटरेरी डिवाइस है, पोएट्री में अक्सर पोएट्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी उसी का इस्तेमाल किया है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो यहाँ जो बात है, इस लाइन के अंदर 2 मेटाफर्स इस्तेमाल किए गए हैं। फर्स्ट जो मेटाफर है वो माइल्स का है, माइल्स मीन्स लॉन्ग लाइफ, और सेकंड जो है मेटाफर वो स्लीप का है जिसका मतलब है ट्रू रेस्ट। अब मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है 2 चीज़ों को एक दूसरे के तरह कहना, बल्कि तरह का वर्ड हम ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर इस तरह करना कि हम एक को दूसरे की तरह कहें, तो इसको हम कहते हैं सिमिली। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक और दूसरी चीज़ को ऐसे कंपेयर करना कि पहली चीज़ को दूसरी ही कह देना, मतलब उसकी तरह ना कहना बल्कि दूसरी ही बना देना, उसको हम मेटाफर कहते हैं। तो यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, उसने माइल्स वर्ड यूज़ किया है कि बहुत मीलों जो है वो चलना है मज़ीद। तो यहाँ जो मीलों चलने की बात है, वो मीलों चलने की बात ज़िंदगी के लिए कही गई है। मतलब अभी मेरी बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, अभी मुझे बहुत ज़िंदगी में और आगे जाना है। बिफोर आई स्लीप, स्लीप मीन्स ट्रू रेस्ट क्या है? मौत। मतलब जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, जब तक हम
हम वही हमारा ट्रू रेस्ट है। मतलब जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम कोई ट्रू रेस्ट हासिल नहीं कर सकते। एक टेम्परेरी रेस्ट हमारी स्लीप होती है, बट यहाँ स्लीप से मुराद ट्रू रेस्ट है, यानी मौत। मतलब जब तक मैं मर नहीं जाता, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, तब तक मुझे बहुत माइल्स चलनी है, बहुत मीलों और जाना है, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना है, जिसमें बहुत ड्यूटीज़ हैं, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मुसीबतें हैं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, बट मुझे उन सब से मैं भाग नहीं सकता, मुझे वो सारे पूरे करने हैं। तो उससे यहाँ पे बात वो ये कहना चाहता है कि जो जंगल है, बहुत खूबसूरत है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, बट मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वादे हैं, मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुझे आगे जाना है। और अगर मैं रुक जाता हूँ तो मेरे उन प्रोमिसेस का क्या होगा? और वैसे भी वो कहता है कि मुझे आगे जाके सोना है मतलब मुझे आगे जाके मेरी ज़िंदगी ख़त्म होनी है, तो उससे पहले मुझे माइल्स तय करनी है, मतलब मुझे बहुत काम करने हैं, तो मैं यहाँ रुक नहीं सकता। तो इस घोड़े ने भी इसीलिए उसको सिग्नल दिया था कि हम यहाँ पे रुक के क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी नज़र आता है उसका मेन थीम जो कि है डिज़ायर वर्सेस ड्यूटी, कि अक्सर हमारे पास ख्वाहिशात होती हैं, हमारे डिज़ायर्स होते हैं, बट हम उनको डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते। उसका रीज़न यही है कि हमारी ड्यूटीज़ ही पूरी नहीं होती। हम अपने ज़िंदगी के झमेलों से बाहर नहीं निकलते कि हम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। अक्सर ही हम ख्वाहिश पूरी करने लगते हैं, बट हमें कोई काम करना होता है ऐसा, कोई दूसरों का काम, कोई अपना काम, किसी का भी, जिसकी वजह से हम अपनी ख्वाहिशात को वक़्त नहीं दे सकते, खुद को वक़्त नहीं दे सकते। तो ये है इसका डिज़ायर वर्सेस ड्यूटी, इस पोएम का मेन थीम जो कि यहाँ पे हमें दिखता है। और इस पोएम के अंदर यही बात की गई है कंप्लीटली। आई होप आप लोगों को पोएम अच्छे से समझ आ गई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं। मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसकी ये तो फर्स्ट पोएम है, बट आगे काफ़ी सारी और पोएम्स हम लेके आते रहेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।